Unacademy. Let's crack it. हम आपस में डिस्कस करेंगे, मैं बहुत सारे सवाल पूछूंगा, आपको पता चलेगा कि आपको अपनी तैयारी कैसे रखनी है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एनसीईआरटीज़ का क्या रोल होने वाला। करंट अफेयर्स पढ़ाने वाले हैं और करंट अफेयर्स को लेके स्टूडेंट्स की अप्रोच क्या होनी चाहिए। एक दुश्मन, एक गोली, एक दुश्मन। तो किस तरह से आपका अप्रोच है कि भाई मैं जो बताऊंगा, नो नॉनसेंस स्टडीज, जो पढ़ाया वो आ जाएगा। इसको एक बारी कवर करोगे मात्र 1 महीने में, मेरे को लगता है हम ज्योग्राफी बहुत अच्छे से कनकर कर लेंगे। मैप्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल आपको लगता है ज्योग्राफी को समझने में? सर, इकोनॉमिक्स बड़ा डिफिकल्ट लगता है मुझे। कैसे एनसीईआरटीज़ के द्वारा इसको हम आसान बना सकते हैं? आप सजेस्ट करेंगे मैम कैसे रीड किया जाए, कैसे स्टडी किया जाए साइंस को? हम इन सब में से वो कंटेंट, वो क्रीमी कंटेंट आप तक पहुंचाएंगे जो आपको आपके सिलेक्शन की ओर लेकर के जाए। न्यूज़पेपर पढ़ना सभी ने कह देना करंट अफेयर्स के लिए पढ़ना है, पर दोस्त इंटरेस्ट कैसे जागेगा जब आपका नॉलेज साउंड होगा। तो मेरी कोशिश हमेशा यही होगी कि इन थीम्स को कहानियों के तौर पर पहले ढांचा बना के आपको समझाया जाए और फिर धीरे धीरे फैक्ट्स उस ढांचे के ऊपर चिपका दिए जाए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मुक्तक सिंह राठौड़ और आज इस पैनल के बीच में बैठ के मैं बहुत ही ऑनर्ड और प्रिविलेज्ड फील कर रहा हूं क्योंकि मेरे दाएं और बाएं तरफ बैठे हुए फैकल्टीज़ बहुत एक्सपीरियंस्ड और बहुत नॉलेजेबल है। अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस पे ये आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए तैयार है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों जीएस के सब्जेक्ट्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उसकी तैयारी आप किस तरह से करें। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एनसीईआरटीज़ का क्या रोल होता है आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। मेरी दाईं तरफ पैनल में बैठे हैं हिमांशु सर, विशाल सर और मेरी बाईं तरफ बैठे हैं प्रतीक सर और नीतू मैम। अब हम आपस में डिस्कस करेंगे, मैं बहुत सारे सवाल पूछूंगा और इन सवालों के जवाब देने की प्रोसेस में आपको पता चलेगा कि आपको अपनी तैयारी कैसे रखनी है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एनसीईआरटीज़ का क्या रोल होने वाला है और आपको उसको कैसे पढ़ना है। सबसे पहला सवाल मैं विशाल सर से पूछना चाहूँगा। सर, आप करंट अफेयर्स के बारे में आप करंट अफेयर्स पढ़ाने वाले हैं और करंट अफेयर्स को लेके स्टूडेंट्स की अप्रोच क्या होनी चाहिए और कैसे आप बताएंगे कि क्या अप्रोच के साथ में और किस सोर्सेस के थ्रू आप करंट अफेयर्स की तैयारी स्टूडेंट्स को करने का सुझाव देंगे? बिल्कुल सर, मैं स्टार्ट करता हूँ बिल्कुल बेसिक से। और सर मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ एक चीज़। मैं पिछले 8 साल से डिफेंस के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ सर, और करंट अफेयर्स पे हमेशा से मेरा मेजर फोकस रहता है। मैं बहुत सालों से करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ। हमारे जो बच्चे डिफेंस की तैयारी कर रहे होते हैं, इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये लोग क्या करते हैं, एग्जाम से जस्ट पहले 3-3, 4-4 घंटे की करंट अफेयर्स की वीडियोस देखेंगे। ठीक है, 3 घंटे में करंट अफेयर खत्म, 1 घंटे में जनवरी का करंट अफेयर खत्म, 1 घंटे में ये खत्म वो खत्म। सर, ऐसे प्रिपरेशन नहीं होती है। करंट अफेयर्स को अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है तो आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। हर डेट का करंट अफेयर आपको अपना अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है सर, जो मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चे नहीं करते हैं। तो सर, करंट अफेयर्स में बच्चों की अप्रोच ये होनी चाहिए कि भैया डेली आप करंट अफेयर निपटाएं। ठीक है, और जब भी आप करंट अफेयर डेली का पढ़ते हैं तो आप देखें अखबार में ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहां से आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं, ऐसे कौन कौन से इश्यूज हैं जो आपको आगे एसएसबी में काम आ सकते हैं। जैसे कि सर, जब भी मैं करंट अफेयर्स की क्लास लेता हूं तो मेरी अप्रोच हमेशा रहती है कि शुरू के 3-4 टॉपिक बड़े बड़े इश्यूज, जैसे कि आप अभी जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड, सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, वो टॉपिक हो गया। फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है, चंडीगढ़ में मेयर वाला इशू हो गया। ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया। तो मैं हमेशा इश्यूज इसलिए पढ़ाता हूं ताकि बच्चे को मुझे सिर्फ रिटर्न के लिए तैयार नहीं करना है। मेरा पर्पस रहता है कि मैं बच्चे को रिटर्न प्लस एसएसबी इंटरव्यू दोनों के लिए प्रिपेयर करूं, क्योंकि जीडी में, लेक्चरेट में, इंटरव्यू में आपसे करंट इश्यूज के बारे में पूछा जाता है। बिकॉज मैंने खुद इतनी बार एसएसबी दिया, मुझसे ट्रिपल तलाक के बारे में पूछा गया था। तो बच्चे भी इस चीज को नहीं समझते। बच्चे क्या सोचते हैं कि बस रिटर्न एग्जाम निकल जाए। लेकिन आप जब करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करना है, चाहे वो आपका रिटर्न एग्जाम हो, चाहे वो एसएसबी हो। अखबार में कई सारे ऐसी भी हेडिंग्स होती हैं जहां से डायरेक्टली आपका एमसीक्यू आएगा। जैसे भारत रत्न इस बार 5 लोगों को मिल रहा है, पहली बार ऐसा हमारी हिस्ट्री में हो रहा है कि 5 लोगों को भारत रत्न मिल रहा है, तो इसके ऊपर सवाल बन जाएगा। अब बच्चा क्या करता है कि वो सिर्फ भारत रत्न किन किन को मिल रहा है उनके नाम पढ़ लेगा, लेकिन अब पैटर्न चेंज हो रहा है। भारत रत्न कब से दिया जा रहा है, पहली बार किसको मिला था, साल में पहले 1 साल में 3 लोगों को ही मिलता था। ठीक है, कौन ऑर्गेनाइजेशन देती है, क्यों देती है। तो आपको करंट अफेयर के साथ साथ ये भी पढ़ना है उस अवार्ड की बेसिक इंफॉर्मेशन। तो मेरा ये मानना है कि करंट अफेयर्स की 3-3, 4-4 घंटे की वीडियोस मत देखो, उसे डेली का डेली प्रिपेयर करो। जो न्यूज में इश्यूज चल रहे हैं उनको भी पढ़िए, और न्यूज़पेपर में जो भी ऐसी चीजें आ रही हैं जहां से डायरेक्ट एमसीक्यू आ सकता है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, अवार्ड्स हो, समिट्स हो, डिफेंस एक्सरसाइज हो, आपको अपॉइंटमेंट्स हो,
इंपॉर्टेंट डेज, थीम्स, इन सबको भी कवर करके चलना है। और ये पूरा कवर करने में सहूलियत प्रोवाइड करेंगे सर? बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल, yes। क्योंकि स्टूडेंट के लिए इतनी सारी सोर्सेज को रीड करना और फिर उसमें से चुन चुन के नोट्स बनाना ये बहुत मुश्किल सर होता है। मैं एक पॉइंट और ऐड करूंगा यहाँ पे। सर करंट अफेयर के 20 के आसपास क्वेश्चंस आते हैं अगर हम सीडीएस और सीईपीएफ की बात करें। वहीं पे अगर हम एनडीए की बात करें, एफकेट की बात करें, तो इसमें भी अच्छा खासा करंट अफेयर्स पूछा जाता है। एक बहुत करंट अफेयर्स का सर जमाना चल रहा है, मैं तो ये कहता हूँ। तो सर करंट अफेयर्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज सर मैं कहता हूँ कि आपके रिटन एग्जाम के लिए, एसएसबी और खुद की नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप इग्नोर नहीं करना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए डेली। तो क्या मैं ये मान लूँ कि एक स्टूडेंट जो आपसे पढ़ रहा है, फिर उसको किसी सोर्स को उठाने की जरूरत नहीं, जो आप उसको बना के देंगे सारे क्वेश्चंस वहां से आएंगे? सर मैं कह सकता हूं कि 95% चीजें आई विल कवर इन माय क्लास, बट अभी भी हम ऐसा नहीं बोलेंगे एक एक चीज क्लास से आ जाएगी, बिकॉज सर मैं पेपर नहीं बना रहा हूं। बट 95% चीजें आई विल कवर। थोड़ा बच्चे खुद भी 5% एक्स्ट्रा मेहनत करिए। और सबसे अच्छी बात मुझे आपके एक्सप्लेनेशन में ये लगी कि आपने करंट अफेयर्स को एसएसबी के लिए भी कंसिडर किया। बिल्कुल सर, वो जरूरी है। और उससे मैं समझ गया कि आप सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताएंगे, बहुत ज्यादा एनालिसिस करके जी बताएंगे। सर, बिल्कुल। उसी के बाद स्टूडेंट कुछ वहाँ पे एसएसबी के अंदर करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस बिल्कुल को आंसर कर पाएगा। फौज में कहावत होती है, एक गोली एक दुश्मन, 1 शॉट 1 किल। इसी तर्ज पर पढ़ाने वाले हमारे अगले एजुकेटर हैं प्रतीक सर। जो पढ़ाएंगे वो एग्ज़ाम के अंदर आएगा। सर जियोग्राफी पढ़ाएंगे और भी दूसरे जीएस के सब्जेक्ट सर लेंगे। सर क्या अप्रोच है कि एक दुश्मन, एक गोली एक दुश्मन, तो किस तरह से आपका अप्रोच है कि भाई मैं जो बताऊंगा, नो नॉनसेंस स्टडीज, जो पढ़ाया वो आ जाएगा? जी सर, ज्योग्राफी अगर मैं कहूँ कि एज अ सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पहली बात। और बेसिक से पढ़ना भी है अगर, तो बहुत ज़रूरी है कि आपको समझ आए कि कौन सा पार्ट ज्योग्राफी का सबसे पहले स्टार्ट करना है। क्योंकि अक्सर बच्चा जब स्टार्ट करता है एनसीईआरटी पढ़ना, तो यूनिवर्स की थ्योरीज पढ़ना शुरू करता है। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है वो बच्चे को बोरिंग लगता है। इफ वन स्टार्ट्स फ्रॉम कुछ ऐसी चीज़ें लाइक लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, और वो एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हमेशा क्वेश्चन यूपीएससी डाल रहा है, चाहे वो आप एनडीए का एग्जाम ले लो, चाहे सीडीएस का ले लो, चाहे सीएपीएफ का। एक बच्चे का इंटरेस्ट बनता है मैप में, और जैसे जैसे मैप में स्टार्ट होता है, देन ही स्टार्ट्स लर्निंग क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेट्स के बारे में समझेगा कि लैटिट्यूड से ही क्लाइमेट चेंज होता है। तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है और स्कोरिंग भी है। सोर्स आपको कोई अननेसेसरी 4-5 सोर्सेज नहीं पकड़ने। यूपीएससी का ट्रेंड है जी आपके डिफेंस के एग्जाम्स में कि एनसीईआरटी ही मेन सोर्स है। नॉलेज अच्छा हो, एक अच्छी गाइडेंस हो, क्योंकि कई बार बच्चा सोचे कि मैं एनसीईआरटी पढ़ के पेपर क्रैक कर दूं, ऐसा 100% नहीं, क्योंकि कई बार ही मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दैट, और क्या चीज उसमें देखनी। क्योंकि आजकल अगर आप देखोगे ना, मैप्स का भी एनालिसिस पूछ रहा है। जो मैप्स दिए हुए हैं एनसीईआरटीज में, या बॉक्सेस दिए हुए हैं, कुछ ऐसे प्री मॉनसून शावर्स के नाम दिए, वो सीधे के सीधे क्वेश्चंस आ रहे हैं जी। तो मैं यही चीज कहूंगा, ज्योग्राफी को अगर बांटे तो मैं 2 प्रकार इसको बांटता हूँ। एक तो वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसको हम फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं, इसमें क्लाइमेटोलॉजी है, जियोमॉर्फोलॉजी है, और अपना ये जो है जियोमॉर्फोलॉजी, और अपना ओशनोग्राफी। तीनों से एग्जामिनर पूछता है 3-3, 4-4 क्वेश्चन। 50% यहां पर है, 50% आपका इंडियन ज्योग्राफी से है। फिजियोग्राफी से क्वेश्चन आना ही आना, कहीं अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे, कभी हिमालयस के ऊपर, कभी प्लेट्यूज के ऊपर, दे आर मेकिंग क्वेश्चंस फ्रॉम देयर। रिवर सिस्टम पर क्वेश्चंस आ रहे हैं जी। तो इन अ सेंस सब चीजों को एक अच्छे से समझना है। ऐसा मत सोचिए जैसे स्कूल में होता था कि कुछ टॉपिक पढ़ के हम पेपर में स्कोर कर लेंगे। अगर आप इसको एक बारी कवर करोगे, मात्र 1 महीने में मेरे को लगता है हम ज्योग्राफी बहुत अच्छे से कनकर कर लेंगे। रादर अगर आप सिविल सर्विसेज में भी कल को देखते हो क्वेश्चंस, तो आपको लगेगा वही पैटर्न यूपीएससी पकड़ रहा है हर पेपर में, एनडीए से लेके टिल सिविल सर्विसेज। ये चीज जियोग्राफी का तो इम्पोर्टेंस मैं इसलिए भी बहुत मानता हूँ, क्योंकि एक तो जो मैं मानता हूँ कि हिस्ट्री इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय जियोग्राफी। बिना जियोग्राफी को ठीक से समझे आप हिस्ट्री समझ ही नहीं सकते। दूसरा, जियोग्राफी आप जब सिलेक्ट हो जाओगे और एकेडमी में जाओगे, तब भी आप जियोग्राफी पढ़ रहे होगे। जो सर ने मैप रीडिंग की बात करी थी, वो मैप रीडिंग और डिटेल में आप कर रहे होंगे। तो अगर आप जियोग्राफी का अच्छा बेस बना लेते हो, तो जियोग्राफी आपको सिर्फ एग्जाम में नहीं, बल्कि आपकी एकेडमिक, आप जब एकेडमी में जाओगे तो वहाँ की कैरिकुलम में भी बहुत काम आने वाली है। तो जियोग्राफी का अपना बड़ा मैं एक और चीज ऐड करना चाहूँगा, लाइक ज्योग्राफी से ही अगर आप सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, आप पूरे इंडिया को समझते हो। नॉट ओनली उनका ईटिंग हैबिट्स, एग्रीकल्चर, हर चीज आप समझोगे, वे ऑफ लाइफ क्या है, क्यों ऐसा है वहां पर है। तो वो सारा ज्योग्राफी एक आपको बेस बना देगा
हिस्ट्री को भी समझने में, अगर आप ज्योग्राफी पहले समझ लेते। सर मैप्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल आपको लगता है ज्योग्राफी को समझने में? सर मैप्स का इंपॉर्टेंस ऐसा है कि मैप्स इंटरेस्टिंग है। इंपॉर्टेंस हम अक्सर बच्चा सोचता है यार मैप्स इंपॉर्टेंट है तो मतलब उसको प्रेशर दे, नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। मैप इज फॉर मेकिंग ज्योग्राफी इजी, सो इट्स अ डिवाइस टू मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड इट। सो वो रोल है। मैप समझते हो, देखते आपको समझ आ रहा है यार ये चीजें हैं, तो आप बहुत अच्छे से समझोगे हर चीज को। तो मैप एक, उसको ऐसे ना सोचो कि इससे मेरे नंबर बनने हैं, उसको सोचो इससे मेरे को ज्योग्राफी समझ आ रही है, वो अपने आप समझ आती है जी। वंडरफुल वंडरफुल सर। अब मैं हिमांशु सर की तरफ जाऊंगा। सर इकोनॉमिक्स बड़ा डिफिकल्ट लगता है मुझे, कैसे एनसीईआरटी के द्वारा इसको हम आसान बना सकते हैं? ये जो आपका फियर है, मुझे ऐसा लगता है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जिनसे हम बात करते हैं, पहला चीज़ तो उनके सामने बड़ी प्रॉब्लम ये आती है जब आप उनसे मिलो तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमारा बैकग्राउंड नहीं है इकोनॉमिक्स का, तो उसकी वजह से उनके मन में एक अपने खुद में उन्होंने एक फियर बिठा रखा है कि शायद उन्हें इकोनॉमिक्स नहीं समझना है। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है, जितना मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, जितने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, कि अगर आप ये थोड़ा सा डिसाइड कर लें, पहली चीज तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, कितना सब्जेक्ट वो रेलेवेंट है आपके प्रिपरेशन के लिए। अभी कभी भी कोई गवर्नमेंट बजट लेके आती है, इकोनॉमिक सर्वेज होते हैं, या इतनी पॉलिसीज जो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में चेंजेस देखते हैं, उनमें काफी हद तक इकोनॉमिक्स का रोल है। और मैं बार बार कहता रहता हूँ कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कंप्लीटली डाइवर्सिफाई इकोनॉमी है पूरी। उसमें आप एग्रीकल्चर भी देखते हो, इंडस्ट्री भी देखते हो, फिर सर्विस सेक्टर भी देखते हो, गवर्नमेंट नए नए प्लान्स लेकर आती है। तो आपको अपने इकोनॉमिक्स को दो हिस्सों में बांटना पड़ता है। हमारा एक इकोनॉमिक्स का पार्ट है जो स्टैटिक है, जो बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड है, थ्योरी बेस्ड है। कई बार बच्चे उसी पार्ट को ज्यादा पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो एनसीईआरटी में माइक्रो और मैक्रो एनसीईआरटी सर, उस वाले की प्रॉब्लम क्या है कि उसमें थ्योरीज बहुत हैं, जैसे प्रोडक्शन लॉज हैं, कंजम्पशन लॉज हैं, उसमें डिमांड्स लॉज हैं। तो उनको पढ़ने के बाद उनके मन में आता है कि रियल इकोनॉमिक्स यही है। लेकिन आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि एग्जाम के कंटेक्स्ट में कौन सी इकोनॉमिक्स रिलेवेंट है। तो हमारे जो डिफेंस के एग्जामिनेशन है वहां माइक्रो है सिलेबस में, लेकिन माइक्रो और मैक्रो में मैक्रो वाला जो पार्ट है जो आपको काफी इंटरेस्टिंग भी लगेगा, जिसमें आप बैंकिंग वगैरह भी पढ़ते हैं, फिस्कल पॉलिसी भी पढ़ते हैं, गवर्नमेंट की बजटिंग प्रोसेस भी पढ़ते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट और इस तरीके की जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी पढ़ते हैं। और गवर्नमेंट अब जैसे डायनेमिक वाला पार्ट है, बहुत सारा पार्ट तो सर कराते हैं जैसे करंट अफेयर में, तो इस इकोनॉमिक्स में तो मुझे ऐसा लगता है जब भी आप क्वेश्चन देखते हो तो इसमें पर्टिकुलर सेक्शन बटा हुआ है कि 60 और 40 का रेशियो चलता है। 60% इसका स्टैटिक पार्ट ही पूछा जाता है, वो पूछ लेंगे कि आप बताओ जरा फिस्कल डेफिसिट का क्या फॉर्मूला होता है। लेकिन अगले क्वेश्चन में वो ऐसा भी पूछ लेंगे कि इस साल कौन से टैक्स से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आया। और इसको आपने कोई ऐसा रटना नहीं है कि आप बेसिकली आप अगर एजुकेटर्स की क्लासेस फॉलो करते हो, जैसे मैं पढ़ाता हूं, तो हमारा भी एक पैटर्न है। हम उन्हीं क्वेश्चंस या उन्हीं एरियाज को डिस्कस करते हैं या उन्हीं में आपको मास्टर बनाते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हम पूरा स्टडी करते हैं कि चीजें, जैसे इतना अपडेटेड सब्जेक्ट है, इतना डायनामिक सब्जेक्ट है, करंट अफेयर से लिंक्ड सब्जेक्ट है, हम लोग बराबर मेहनत करते हैं जिससे कि बच्चे को हम एक कंसाइज और एक ऐसा मटेरियल दे सकें या ऐसी क्लासेस दे सके जिससे कि बच्चा बाकी और सब्जेक्ट्स पे भी कंसंट्रेशन कर सके। कई बार मैंने स्टूडेंट्स के मन में ये भी देखा हुआ है कि बच्चे क्या करते हैं कि जिन सब्जेक्ट्स में उनका इंटरेस्ट नहीं होता वो गिव अप करना शुरू कर देते हैं। अब ये प्रॉब्लम बच्चों के साथ इसलिए आ रही है कि उन्हें एक ऑथेंटिक मैटर या ऑथेंटिक सोर्स या ऑथेंटिक एजुकेटर नहीं मिल रहा। तो उस चीज को रिजॉल्व करना हमारी पहली प्रायोरिटी है। हम लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, हर कोई अपने अपने सब्जेक्ट्स को लेकर आप लोगों के साथ इसी चीज को डिस्कस करना चाहता है कि आप अपना फियर छोड़ो और हमसे कनेक्ट हो और हम आपके ऊपर काम करेंगे। तो हमारी ऑब्जेक्टिविटी यही है सर। ये तो रही कला की बात, अब करते हैं विज्ञान की बात। विज्ञान जो कि हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन इस एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 30 क्वेश्चंस उसमें से आते हैं एंड 30 क्वेश्चंस एक सब्जेक्ट से, एक सब्जेक्ट तो नहीं कहूँगा लेकिन हाँ बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों को मिला ले तो फिर एक सब्जेक्ट हो जाएगा विज्ञान। क्या आप सजेस्ट करेंगे मैम कैसे रीड किया जाए, कैसे स्टडी किया जाए साइंस को? ऑब्वियसली सर, तब हम साइंस के सेक्शन की बात करते हैं ना, देखो बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री,
सब्जेक्टिव पार्ट होता है, बच्चा स्कूलिंग मतलब स्कूल टाइम से अगर वो पढ़ता आ रहा है तो उसकी अच्छी कमांड होती है। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइंस एंड टेक। तब हम साइंस एंड टेक के सेक्शन की बात करते हैं तो जैसे ही हमारा साइंस एंड टेक का सेक्शन जो है इंट्रोड्यूस होता है, उसमें आपका बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इसके साथ साथ जैसे आपके डिफेंस एक्सरसाइजेस वगैरह हैं या फिर बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो हम यूज़ में लेते हैं, उनका एप्लीकेशन पार्ट की कौन सी नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है, कोई नया स्पेस क्राफ्ट आया है या फिर कोई लॉन्चिंग हुई है, उन सभी की अगर हम बात करते हैं वो सभी बेसिकली क्या है, आपका साइंस का ही पार्ट बन जाता है। तो जहाँ पर तब आप फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स का एक सेक्शन होता है जिसमें आपको न्यूमेरिकल्स होंगे, बट न्यूमेरिकल्स के साथ साथ आपका बेसिक एप्लीकेशन जो है, आपका नेचुरल लॉज के जो एप्लीकेशंस है वो वाला पार्ट हमेशा से पूछा गया है। वहीं अगर हम बायोलॉजी के सेक्शन पर आते हैं तो बायो का सेक्शन आपको पता ही है, देखो कहते हैं ना कि अगर हम अपने ब्रेन की बात करते हैं तो हमारा ब्रेन हमेशा से रिफ्लेक्स सेक्शन पर काम करता है। तो आप जितना ज़्यादा चीज़ों को प्रैक्टिसाइज करते हैं, जितना ज़्यादा चीज़ों को फोकस्ड होकर के चलेंगे, जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं बायोलॉजी के जिनमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को होता है, दैट इज़ क्लासिफिकेशन, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन से आपको मिनिमम 2 क्वेश्चंस मिलने ही मिलने हैं और तब इन क्वेश्चंस की बात आती है, यहाँ पर हमेशा कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो अब इन क्वेश्चंस को आप कैसे कवर कर सकते हैं? इन क्वेश्चंस को आप कवर करोगे, जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स होते हैं एनसीईआरटी में उनको हाईलाइट रखिए। हाईलाइट रखने के साथ साथ आपको जैसे फाइलम या फिर किंगडम को लर्न करना होता है तो ऐसी कंडीशन पे आप हाथ से नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि कहा है ना कि ब्रेन हमेशा रिफ्लेक्स सेक्शन पे काम करता है। जिस चीज़ को एक बार आपने हाथ से लिख लिया वो आपकी परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाता है। वहीं केमिस्ट्री जो है बेसिक एप्लीकेशन है, केमिकल्स के साथ हम डील कर रहे हैं थ्रू आउट द लाइफ, यानी कि जन्म से लेकर के बच्चे की या फिर इंसान की मृत्यु तक पूरा का पूरा अगर हम अपने सराउंडिंग्स की बात करते हैं, इवन अगर हम अपनी बॉडी की बात करते हैं, किसी भी सेल के अंदर कोई भी प्रोसेस चल रहा है तो कहीं ना कहीं बायोकेमिकल प्रोसेस चल रही हैं। हम अपने एनवायरनमेंट की बात करें या फिर अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं तो कहीं ना कहीं केमिकल हैं, कुछ केमिकल चेंजेस होंगे, कुछ फिजिकल चेंजेस होंगे, तो सब कुछ कहीं ना कहीं साइंस से रिलेट होगा। तो हम इन सब में से वो कंटेंट, वो क्रीमी कंटेंट आप तक पहुँचाएंगे जो आपको आपके सिलेक्शन की ओर लेकर के जाए। वंडरफुल मैम, आपने समझाने के लिए एग्जाम्पल भी साइंस से रिलेटेड दिया। तो ये तो रही सारे इन सब्जेक्ट्स की, और अब मैं मेरे सब्जेक्ट की भी बात कर लेता हूँ जो कि हिस्ट्री है। अब देखिए, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत लंबे समय तक ये माना जाता रहा कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लो, एंशिएंट मिडाइवल छोड़ दो, वहीं से सारे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन पिछली कुछ एग्जाम से अगर आप देख रहे हो तो एंशिएंट से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं और मिडाइवल हिस्ट्री में रीजनल हिस्ट्री के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कश्मीर की हिस्ट्री के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बंगाल की हिस्ट्री के क्वेश्चंस आ रहे हैं। विजयनगर एम्पायर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ तो हिस्ट्री में ये ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न के ऊपर रिलाई नहीं करना है, सभी कुछ पढ़ना है। एंशिएंट हिस्ट्री में भी इंडस वैली सिविलाइजेशन से रेगुलरली क्वेश्चंस आते ही रहते सर, मौर्यन एम्पायर से रेगुलरली क्वेश्चंस आते हैं, गुप्ता एम्पायर के कल्चर से क्वेश्चंस आते रहते हैं, इवन राजपूत पीरियड से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। और राजपूत पीरियड पर्टिकुलरली में जो रीजनल हिस्ट्री होती है उस रीजनल हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एंड देन आज अगर अपन मिडाइवल हिस्ट्री की बात करें तो मिडाइवल हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, सोसाइटी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एनसीईआरटीज के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे मुगल एम्पायर की बात करें तो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मुगल एम्पायर तो अब ख़त्म हो गया है, लेकिन उसकी जगह मुगल एम्पायर के अंदर सोशल कंडीशंस क्या थी। एक एलीट क्लास थी जो रूलिंग क्लास थी, एक इंटरमीडिएट क्लास थी और एक जो पीजेंट्स होते थे। ये तीनों की लाइफ कैसी होती थी। हालांकि सोर्सेस सारे वही हैं जो कि रॉयल डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, उन्हीं को सोर्स बना के, लेकिन वो स्केच करने की कोशिश कर रहे कि आम लोगों की ज़िंदगी भी कैसी होती थी। इसको समझने की ज़रूरत है। मेरी कोशिश हमेशा यही होगी कि इन थीम्स को कहानियों के तौर पर पहले ढांचा बना के आपको समझाया जाए और फिर धीरे धीरे फैक्ट्स उस ढांचे के ऊपर चिपका दिए जाए, ताकि कॉन्सेप्ट भी याद रहे, इंटरेस्टिंग भी लगे और ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स भी हम कर लें। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगा जो सारे टीचर्स भी मेरे से अग्री करेंगे कि इस सब के बावजूद सारे सब्जेक्ट्स में और मेरे सब्जेक्ट में तो पर्टिकुलरली आपको बहुत सारे MCQs PYQs सॉल्व करने ही पड़ेंगे, तभी आप वो एंटीसिपेट कर पाओगे कि किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और यहाँ पे जिस पैटर्न में मैं पढ़ाऊँगा आपको, तो इस बात को सबसे ऊपर रख के पढ़ाऊँगा
कि MCQs और PYQs, क्योंकि बहुत सारे सर ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो आपकी थियोरेटिकल स्टडी में आप कवर नहीं कर पाते हो, लेकिन क्वेश्चन करने के माध्यम से आप नए फैक्ट्स या नए कॉन्सेप्ट्स भी समझ सकते हो। तो इसी अप्रोच के साथ में हम हिस्ट्री में भी चलेंगे। अब मैं सर लोगों से एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि पॉलिटी के बारे में क्या, उसका वेटेज तो कम होता है, बट फिर भी आप सभी, आपका जो एक्सपीरियंस और नॉलेज है उसके आधार पे मुझे बताइए, स्टूडेंट्स को बताइए कि पॉलिटी में क्या अप्रोच रखें, क्या पॉलिटी छोड़ ही दें? बहुत कम क्वेश्चन आते हैं तो। ऐसा नहीं है सर। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा सर, UPSC पेपर बना रहा है और मैं बच्चों के बाद बोलना चाहूँगा कि UPSC ने ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि मैं इस बार पॉलिटी से 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ तो अगली बार भी 5 ही दूंगा है ना। मैं हिमांशु सर, आप सभी टीचर से बात बोलना चाहूँगा कि जब पेपर पिछले 2 CDS हुए तो देयर लॉट ऑफ लर्नर्स जिन्होंने मुझे मैसेज किया, सर हम तो पॉलिटी से अब क्वेश्चन आते नहीं है, अब तो हम ज्योग्राफी पर, इस पे, साइंस पे, करंट अफेयर्स पे फोकस कर रहे हैं या हिस्ट्री पे फोकस कर रहे हैं। सर ये सबसे, मुझे आपका एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि जैसे सर का एक्सपीरियंस यहीं से दिख जाता है कि सर ने बोला, जैसे ये बहुत अच्छी बात सर ने बोली, हर बच्चा मॉडर्न पढ़ लो, बट लिटरली एंशिएंट मिडिल से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। जिस थीम में आपने बताया लिटरली वहां से आ रहा है, टोटली एग्रीड। इनफैक्ट साउथ की हिस्ट्री पूछ रहा है वो, ठीक है। तो सर पॉलिटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। पिछले 2 बार में अगर पॉलिटी के ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अगली बार भी उतने ही आएंगे। अगर अगली बार सर, चाहे CDS का पेपर हो चाहे CAP का पेपर हो, अगर अगली बार 20 क्वेश्चंस आ गए तो आप UPSC के पास थोड़ी जाओगे कि 20 क्यों दे दिए, है ना। तो सर पॉलिटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। पॉलिटी सर एक लिमिटेड सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप 1 मंथ में बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। एंड मुझे लगता है लक्ष्मीकांत के बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ पे अलाइन करेंगे टीचर्स, ठीक है। डिफेंस एग्जाम्स के अंदर लक्ष्मीकांत इज मोर देन इनफ, और लक्ष्मीकांत के अंदर भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं शायद से जिनको आप छोड़ सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटी को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। पिछले 5 साल के आप PYQs देखिए, पॉलिटी के कहाँ सर इससे फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आता ही आता है, प्रेम्बल से आता है, DPSP से आएगा, प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आएगा, जुडिशरी से भी क्वेश्चन आएगा। तो पिछले 5 साल के PYQs आप पॉलिटी के देखिए, और मुझे लगता है पॉलिटी को प्रिपेयर आप बहुत कम समय पे कर सकते हो। बाकी आई वांट कि एक बार प्रतीक सर भी पॉलिटी के ऊपर कमेंट करें। विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं पॉलिटी बात करूं, ये आपको इसलिए पढ़ना भी चाहिए क्योंकि अखबार में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको समझ ही नहीं आएंगी। और अखबार, क्योंकि जब तक आप नहीं पढ़ोगे तो यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस। चाहे वो SSB हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड। रिसेंटली अगर आपने सुना हो, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट्स बार बार आ रही हैं विद रिस्पेक्ट टू, आपने सुना अभी रिसेंटली इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे, आज फिर से कोस्ट गार्ड पर भी इन्होंने कहा कि एम्पावरमेंट चाहिए, विमेन एम्पावरमेंट। तो उसमें कोस्ट गार्ड में विमेन शुड बी गिवन अ परमानेंट कमीशन। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट क्यों इंटरफेयर कर रहा है? तो अंडरस्टैंडिंग एंड देन एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, मार्क्स पिछली बारी भी 10 से 12 क्वेश्चन थे, तो 10 से 12 क्वेश्चन कम नहीं है। ये एक इकलौता सब्जेक्ट है पूरे जनरल स्टडीज में जहां पर लिमिटेड नॉलेज से आप स्कोर कर सकते हैं। अच्छा, लिमिटेड इन द सेंस शॉर्टेस्ट सब्जेक्ट है। हिस्ट्री अगर आप बात करें वास्ट है, पॉलिटी अगर ज्योग्राफी बात करें तो वास्ट है, टाइम लेता है। तो पॉलिटी ऐसा नहीं, सबसे अगर आसान सब्जेक्ट है वो पॉलिटी है। आप चेक भी करिए, हर बंदा कहेगा कि मेरे को पॉलिटी आती है। किसी स्टूडेंट से पूछो, ही विल से पॉलिटी इज माय बेस्ट सब्जेक्ट। तो व्हाई टू इग्नोर इट? एंड इट मेक्स यू वेरी नॉलेजेबल पर्सन व्हेन यू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल राइट्स। तो सर इग्नोर करने का सवाल नहीं है, सिर्फ ये है कि क्वेश्चंस कम आ रहे हैं। बट जैसे विशाल सर ने कहा या मुक्तड़ सर ने कहा कि भाई वो तो बॉयल करेगा जी, कभी ज़्यादा होंगे कभी कम होंगे। सो यू कैन नेवर नो, टुमारो दे कैन मेक अप मोर क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस आजकल जजमेंट्स पे आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पे रेगुलरली क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं वो चीज़ समझ नहीं है जी। और ये इंटरेस्टिंग है जी। न्यूज़पेपर आपको तभी आपका मज़ा, न्यूज़पेपर पढ़ना सभी ने कह देना करंट अफेयर्स के लिए पढ़ना है, पर दोस्त इंटरेस्ट कैसे जागेगा जब आपका नॉलेज साउंड होगा, तो मज़ा आएगा। समझ आ रही है चीज़ें, समझने से पढ़ाई और इंटरेस्टिंग बनती है, और मतलब यू गेट इनकरेज कि और मैं पढूं। और वो ज़रूरी है आपके एग्जामिनेशन में, आपके SSB के लिए, हर चीज़ के लिए। इतने कम समय में सारे टीचर्स ने अपने अपने सब्जेक्ट्स के बारे में जो आपको बताया, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बन गई। हम बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस देखते हैं, यहाँ पे इस छोटे से टाइम ड्यूरेशन के अंदर सबने जो अपने सब्जेक्ट्स के बारे में बताया, आप स्ट्रैटेजी बना दो, लगभग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर हो गए कि क्या क्या आने वाले। लेकिन
जी मैम। एडिंग वन मोर थिंग सर, तो बच्चा जीएस कवर करता है ना, तो जीएस में ना बच्चा फोकस करता है थ्योरी पर, और कहते हैं ना करत करत अभ्यास के जड़मति हो सो जान रसरी आवत जावत है सिल पर पड़त निशान। तो जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो, जितना ज़्यादा आप उसको प्रैक्टिस में लेकर के आओगे, उतने न्यू कंसेप्ट आप सीखते चले जाओगे। ये मैंने हमेशा से एक्सपीरियंस किया है। बिल्कुल सही बात है मैम। अंत में मैं यही कह के कंक्लूड करूँगा कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। ये तो हमारे वर्ड्स थे, लेकिन आने वाले दिनों में आप हमारे एक्शंस भी देखोगे और फिर आपको पता चलेगा कि जो हमने बोली थी बात, वो एक एक बात सच है। और बाकी फिर आपका एग्जाम में जो रिजल्ट आएगा वो सब कहेगा। इट विल स्पीक इन वॉल्यूम्स अबाउट इटसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।